Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel The BioSplatter। तो स्टूडेंट आज बात करते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने क्या समझाया था, क्लास 9 जो फर्स्ट आपका चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का। उसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल और फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल क्या होता है उनको बताया। फिर उसके बाद मैंने प्लांट सेल, एनिमल सेल को उनका डायग्राम आपको बना के समझाया। फिर उसके बाद उसमें मैंने उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि अब हमने उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, हमने उसमें देख लिया कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। अब ये समझना है कि उसमें होता क्या, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है और एक उनका ओवरव्यू की तरह से देखेंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। ओके, चलो तो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सेल को देखने वाले हैं। सेल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेल, अब मैंने पहले ही बताया कि सेल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्टार्टिंग से ही बताया। जो कॉमन चीज़ है वो उसके बारे में, एक तो उसकी कवरिंग हो गई, सेकेंड उसका न्यूक्लियस हो गया, और थर्ड जो लिक्विड उनके न्यूक्लियस और कवरिंग के बीच में पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आपका एक हो जाएगा साइटोप्लाज्म, एक हो जाएगा कवरिंग, एक हो जाएगी आपका न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पे। तो इनमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, पहले तो स्टार्टिंग में आपको एक सेल देखने को मिली। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर क्या क्या था। बाद में जाके जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ज्यादा डेवलप माइक्रोस्कोप आने शुरू हो गए तो उसके बाद चीजें ज्यादा क्लियर हो गई, उनके अंदर और भी चीजें पाई जाती हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं है कि उसमें क्या पाया था आपका सिर्फ एक बॉक्स की तरह से दिखता है, वहां पे सिर्फ एक केमिकल होता है, ऐसा नहीं है। बाद में पता चला उसमें न्यूक्लियस है, रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड किया। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप की कवरिंग के बारे में पता चला कि वहां पे कवरिंग जो होती है वो एक नहीं होती, डिफरेंट टाइप की कवरिंग हो सकती है। ओके, तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहले इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाएगा आपका लिविंग और एक हो जाएगा, सेल में 2 पार्ट होता है, एक हो जाएगा लिविंग और एक हो जाएगा नॉन लिविंग। ओके, तो जो नॉन लिविंग होता है, आपको मालूम है नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है, एक हो जाएगा नॉन लिविंग। तो सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग में आती है। इसको इस तरीके से समझिए, अगर लिविंग और नॉन लिविंग के बेस पे देखें, और बाकी जो पार्ट होता है वो लिविंग होता है। जो लिविंग पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये चीज आप याद रखें। तो हमने इसके लिविंग सेल और लिविंग स्ट्रक्चर और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्या करते हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक नॉन लिविंग पार्ट जो सेल वॉल हो गया, लिविंग पार्ट जो इसका होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसमें जो जूलियस हक्सले का स्टेटमेंट था उसको मैंने वहां पे बताया था। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके स्ट्रक्चर के बारे में, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में नहीं, उनके स्ट्रक्चर। तो पहली चीज इसमें हमने देखा क्या होता है, कवरिंग। ओके, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक हो जाएगा कवरिंग, सेकंड आपका हो जाएगा इसका कवरिंग के अंदर पाया जाने वाला, उसके बाद पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म, और लास्ट जो आपका होगा वो होगा आपका न्यूक्लियस। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। और उससे पहले जो मैंने बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग, ये अलग बेस है, उसको सेल को उसको डिवाइड करने का या सेल की स्टडी करने का अलग अलग पार्ट है। बट ये वाला ज्यादा बेहतर होगा अगर आप इसके ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें डिटेल में देखनी है, तो उसको हम इस तरह से समझ लेंगे। ओके, तो कवरिंग में भी 2 टाइप की कवरिंग होती है। अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट में दोनों कवरिंग पाई जाती है। एक तो आपकी हो जाएगी सेल वॉल, दैट इज द आउटर मोस्ट, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो प्लांट में जो देखने को मिलती है, एनिमल में देखने को नहीं मिलती, बट आप हमें इनकी दोनों की स्टडी करनी है। ओके, सेकेंड आपका हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम आप पूरा देख लेंगे बुक में, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी लिखा होता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और
सेल मेम्ब्रेन, दोनों सेम चीजें हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखे, सेल मेम्ब्रेन लिखे, सेम चीजें। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल वॉल के बारे में, और उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या फिर मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड वाला पार्ट, वो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। आप ये समझिए, ये सारी चीजें क्या पाई जा रही है, सेल में पाई जा रही है। तो साइटोप्लाज्म ये वाला पार्ट है जो दोनों के बीच में दिख रहा है, मतलब एक बाहर की कवरिंग है और न्यूक्लियस, दोनों के बीच का जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब हम साइटोप्लाज्म को समझते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें दो चीजें हैं। तो पहले एक्चुअली स्टार्टिंग में लोगों को लगा कि जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो कंप्लीट सेल को कवर करती है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो कंटेंट है, जो बीच का जो कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, वो आपका क्या है, एक लिक्विड है। बाद में ऐसा नहीं था, एकदम कंप्लीट लिक्विड नहीं होता। तो बाद में देखा गया कि उसके अंदर कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर देखे गए। जैसे मैं अगर सिर्फ साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या देखा जा रहा है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म के बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, सिर्फ लिक्विड पार्ट नहीं था। जो पहले लोगों को लगा कि वो सिर्फ लिक्विड है, बट बाद में देखा उन्होंने कि वहाँ पे सिर्फ लिक्विड नहीं है, उसके अलावा भी छोटे छोटे और ऑर्गेनेल हैं। तो और छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, तो उनको ऑर्गेनेल कहा गया। या सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल है तो उनको सेल ऑर्गेनेल कहा गया। ओके, तो इसमें दो चीजें, एक सिर्फ लिक्विड पार्ट, जो बाकी पूरा लिक्विड पार्ट यहाँ पे सस्पेंडेड है, जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है। अब उसको साइटोप्लाज्म कहने के बजाय उसमें उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया साइटोप्लाज्म को। एक तो उसका लिक्विड पार्ट और एक उसमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर। तो लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल, साइटोसोल, और जो उसमें स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल या सेल ऑर्गेनेल, हम उसको कह सकते हैं। एक्चुअली अचानक से ये अंधेरा नहीं हुआ है, ये हुआ क्या कि मैं वीडियो जब बना रहा था सुबह में, अचानक लाइट चली गई, मैंने वीडियो को रोक दिया। मैं सोचा कि कुछ टाइम बाद बनाऊंगा, लेकिन अब आजमगढ़ जाना पड़ गया और वहाँ से आते आते इतना लेट हो गया कि काफ़ी अंधेरा हो गया। अब जब मैं बनाना इसे स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा से डार्क आ जा रहा है, बट आई थिंक ये आपको साफ दिख रहा होगा। तो जो भी है आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। ओके, तो सिर्फ लिक्विड पार्ट जो है वो आपका साइटोसोल, और इसमें दूसरा वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो दूसरा छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर वहाँ पे दिख रहे हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। अब थोड़ा से मैं आपको साइटोसोल को समझाने की कोशिश करता हूँ। साइटोसोल क्या होता है, ये लिक्विड पार्ट है, मैंने कहा दिस इज द लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड जो पार्ट आपका है वो है आपका साइटोसोल। इसमें क्या क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। इसमें आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपका होता है लिपिड। तो जो लिक्विड पार्ट होता है किसका बना होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो उनमें कुछ चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी वहाँ पे होते हैं, कुछ हार्मोन्स वहाँ पे होते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे पाई जा रही है, इस साइटोसोल में पाई जा रही है। तो ये साइटोसोल जो है ये एक्चुअली लिक्विड पार्ट है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, हार्मोन, उसके अलावा सबसे ज्यादा क्या आपका पाया जाएगा, वाटर। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जिनसे मिलके बना होता है। इन सारे मॉलिक्यूल को हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, एक्सेप्ट वाटर को छोड़कर, क्योंकि हम वाटर नॉन लिविंग वाटर को छोड़कर, क्योंकि अब इन सारे को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को, इन सारी चीज़ों की हम स्टडी जब क्लास 11th में जाएंगे तो हम उनको वहाँ पे पढ़ेंगे। बट अभी 9th में आपको इतना डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। जो हमें पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है इस साल। हमें जो पढ़ना है वो आपका सेल ऑर्गेनेल है। अब देखो सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा आपका सेल ऑर्गेनेल, जो सेल ऑर्गेनेल आपके होते हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेल के बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। तो जैसे मैंने कहा ये सेल ऑर्गेनेल है, कितनी कवरिंग है, देयर इज ओनली 1 कवरिंग। ये एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, इसमें कितनी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सिर्फ एक मेम्ब्रेन दिख रही है, यहाँ पे कितनी मेम्ब्रेन दिख रही है, 2 मेम्ब्रेन दिख रही है। अब एक है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल,
बट यहाँ पे मेम्ब्रेन दिख ही नहीं रही है। तो हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सेल ऑर्गेनेल को। एक हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड, सॉरी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, DOUBLE, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। सेकेंड आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। थर्ड आपका होगा मेम्ब्रेन लेस, थर्ड आपका मेम्ब्रेन लेस। तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल आपके एक सेल के अंदर जो आपके सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं वो एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके बाहर कितनी कवरिंग होती है? 2 कवरिंग होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। कुछ होती है उनके बाहर कितनी कवरिंग होती है? सिंगल कवरिंग होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। हम मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे उससे जब स्टार्ट करेंगे ना इनको सारी चीज़ों को पढ़ना, तो मेम्ब्रेन को पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद मेम्ब्रेन बाद में भी आएगा तो आपको आप समझ जाएंगे। कई बार मेम्ब्रेन आता है, देखो मेम्ब्रेन एक्चुअली आपका जो सेल होती है उसको भी कवर मेम्ब्रेन करता है। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसको भी कवर, उसकी भी कवरिंग जो होती है वो भी एक मेम्ब्रेन ही करती है। जो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उनको भी कवर मेम्ब्रेन करते हैं। तो मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा फंक्शन है, हम उसको समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनका फंक्शन। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन रखते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनेल है जो सिर्फ एक मेम्ब्रेन उनमें होती है, और कौन से सेल ऑर्गेनेल ऐसे है जिनमें क्या नाम है कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो उनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे आपका प्लास्टिड, जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट भी आता है, तो प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर 2 सेल ऑर्गेनेल हैविंग 2 मेम्ब्रेन। इनके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये वाली मैंने बताई, इस टाइप की मेम्ब्रेन। यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। उनका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? प्लास्टिड है, सेकेंड आपका माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा? सिंगल मेम्ब्रेन वाला। तो एक तो हो जाएगा जिनमें एक मेम्ब्रेन पाए, इनमें तो 2 मेम्ब्रेन पाई जा रही है प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया में। सिंगल मेम्ब्रेन में एक आपका हो जाएगा लाइसोसोम, सेकेंड आपका हो जाएगा गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडीज, थर्ड आपका हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 4 आपका हो जाएगा वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स। तो ये इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती। ओके, नेक्स्ट अब इसमें जो आपका नेक्स्ट आएगा जिनमें कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, मैं उनको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और तो इसमें 2 होते हैं, एक आपका राइबोसोम होता है, दिस इज द साइट वेयर द प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज्ड, राइबोसोम। एंड सेकेंड जो आपका होता है वो आपका सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं जहां पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो हम इन सारे सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो ये तो आपका हो गया, पहले तो आपकी कवरिंग, सेकेंड आपका साइटोप्लाज्म। तो कवरिंग में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेलिंग गलत है, मैं इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट होता है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल। साइटोसोल को हम नहीं पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे बताया कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये काफ़ी इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इनके बारे में पढ़ना डिफिकल्ट होगा आपको। और ज़्यादा पहले केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा आप केमिस्ट्री जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आप क्लास 11 में जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाया जाएगा या फिर मैं आपको समझाऊंगा, उनके लेक्चर में ऑलरेडी आपको इसी साल प्रोवाइड कर दूंगा। बट आप जब 9th के बच्चे जब 11th में जाएंगे तो वो आई होप कि इतने अच्छी उनकी केमिस्ट्री रहेगी कि वो उस चीज़ को आराम से समझ जाएंगे, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो
अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड आपका सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है उनको वो प्लास्टिड होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया। जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जा रही है लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल जो बड़ा सा जो स्पेस होता है उसको वैक्यूल कहते हैं, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। अगर स्ट्रक्चर में ये आपकी चीजें नहीं, ये जो राइबोसोम और सेंट्रियोल जो है ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ओके तो यहाँ पे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन सारे स्ट्रक्चर को समझें। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार जो मैंने पिछली बार यहाँ पे पिछले लेक्चर में यहाँ पे मैंने जो 2 डायग्राम आपके बना के रखे थे, उस डायग्राम को आप देख लें। अगर आपने बुक में बनाया, कॉपी में बनाया, आप उस डायग्राम को एक बार अच्छे से बना लें तो वो आपको उनको बना लें और उनको देख लें कि वो सारी चीज़ें कहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका साइटोसोल के बारे में। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है और अब हम न्यूक्लियस में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियस, थोड़ा आसानी होगी यहाँ पे लिख के और समझने में। मैं इस चीज़ को थर्ड स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था सेल में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक कवरिंग हो गया, एक साइटोप्लाज्म हो गया और एक न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को मैं अब बता दे रहा हूँ न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो इसका सेंटर पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है उसका स्ट्रक्चर बड़ा स्पेशल होता है। तो सबसे पहली चीज इसमें होगी आपकी मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस की है तो आप उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड, आप यहाँ पे आप देखेंगे उनके अंदर धागे जैसे ढेर सारे, या फिर उस जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है, हम उस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियो प्लास्ट। थर्ड जो आपका स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा वो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, धागे की तरह से पूरा फैला होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर न्यूक्लियस को बना दूं, ये अगर न्यूक्लियस है तो उनके अंदर एक इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन, इनको हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा सेंट्रल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। नंबर 4, इसमें जो चौथा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियोलस, इनको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो गलत मैंने बता दिया, बट ये आपकी इसमें 4 चीजें आएंगी। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, जिसमें से क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जब आपको क्रोमोसोम के बारे में समझाऊंगा कि किस तरह से, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं बच्चे, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट जब बच्चे पैदा होते हैं ना, या फिर जब जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत सिमिलरिटी शो करते हैं, उनके कैरेक्टर जो होते हैं पेरेंट्स से मिलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों मिलके क्रोमैटिन बनाते हैं। और जब यही क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो ये आपका क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो मैं इनको बाद में समझाऊंगा अलग से, नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझाने को। तो ये एक ओवरव्यू था इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब किन चीज़ों को पढ़ने वाले। बाकी जो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया आप उनको ज़रूर देखें, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेकिन अब आई होप कि सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आप समझ में आ रही होंगी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा बायोलॉजी को समझना। आपको यही चैप्टर जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, और फर्दर क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन या फिर कुछ और करेंगे तो उस टाइम भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर बायोलॉजी पढ़नी है, समझनी है, तो इसे अच्छे से आप पढ़ें। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करें, और वीडियो को शेयर भी करें, और क्या नाम है, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स से बोले सब्सक्राइब करने के लिए, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहे हैं। तो आज बस इतना ही। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें।
बीमारी के टाइम पे ज़्यादा घर से बाहर ना निकले, दूरी बनाए रखें, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है आप उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच।